नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आरआरबी एएलपी ने अभी के लिए नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसमें 5,696 पदों के लिए भर्ती जारी की हुई है। और इसको लेकर के हम सभी टीचर्स, हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं, ये सब लोग कैंपेन कर रहे हैं। और ये कैंपेन जो है, इसमें आपको कौन सा हैशटैग रन कराना है? हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए, विदाउट एनी स्पेस, इसी रिदम में आपको लिखना है। और आज से यानी 20 जनवरी से हर सुबह 10 बजे आपको इसको ट्रेंड कराने के लिए प्रयास करना है। ठीक है? तो ही मतलब देख करके बहुत अच्छा भी लग रहा है कि सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट इस बार शुरुआत से ही बहुत तेजी से जुड़ गए हैं, है ना? पहले के कैंपेन्स में क्या होता है था कि कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे लोग जुड़ते थे, लेकिन इस बार सब लोग शुरुआत से ही जुड़ चुके हैं। और इसलिए उम्मीद पूरी-पूरी है कि वैकेंसी जो है ये बढ़ेगी, क्योंकि हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। आप सभी भी अपने स्तर पर, हम सभी लोग अपने-अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर रहे हैं, इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इसको तो वैकेंसी बढ़ेगी ही, लेकिन उससे पहले इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या-क्या है, इसको लेकर के लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे इस नोटिफ़िकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दूँ कि ये किस कौन-कौन एलिजिबल है, क्या कुछ माँगा गया है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ कौन-सा आरआरबी चुनना है, क्या कुछ करना है, हर एक डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर मैं लिख कर के भी लाया हुआ हूँ। हर एक पॉइंट जो भी आपके कमेंट्स आए हैं, एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग, एक-एक चीज जानते चलते हैं कि क्या कुछ इस डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। आरआरबी एएलपी ने दोस्तों 20 जनवरी को डिटेल नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था, लेकिन 19 जनवरी को ही इसने जारी कर दिया है। और इसमें हर प्रकार की जितनी भी आरआरबी हैं, उन सभी की आरआरबी को कुल मिला करके टोटल 5,000, यहाँ पर अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये नोटिस है, डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी आरआरबी का मिलाकर 5,696 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती जारी की गई है। तो इसके लिए जो फॉर्म डेट का एप्लीकेशन है, आज से यानी कि 20 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है सबमिशन का, ये 19 फरवरी 2024 यानी कि 1 महीने तक का समय दिया गया है। इसी में आपको ये फॉर्म सब फिलअप करना है। उसके बाद से करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए 20 तारीख से 29 तारीख तक की डेट और दी गई है ना? तो ये तो है ही एग्जाम की डेट की बात, की फॉर्म आपको कितने के कितने बीच में अप्लाई करना है। इसमें भी 7 सीपीसी, सातवें वेतन आयोग के तहत ही सेकंड लेवल का, लेवल 2 का मान करके ही इसमें पे किया जाएगा। 19,900 इनिशियल पे ग्रेड होगा। इसमें मेडिकल फिटनेस बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही मतलब कि इसमें कह सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल का मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। और इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, आई विज़न वगैरह के सबके बारे में। 18 से 30 साल तक की इसमें उम्र बताई गई है मोटा-मोटा। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई यानी 1/7/2024 को हो जाना चाहिए पूरा का पूरा आपका 30 साल के अंतर्गत, या फिर अगर जो कम उम्र के हैं उनके 18 साल से ऊपर होने चाहिए। तो इसके बीच होना चाहिए। बाकी आगे एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए भी एज रिलैक्सेशन की भी हम लोग मांग उठा रहे हैं, और वो देखना होगा आगे उसका क्या आता है। फिलहाल अभी के लिए 18 से 30 है। और टोटल पोस्ट अभी के लिए 5,696 है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं लगातार इसको बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, अब चलिए एक एक करके आपके क्वेरीज की बात करते हैं। तो लोगों के जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जिसको लेकर के, उनमें से सबसे ज्यादा एक ये भी आ रहा है कि क्या मेरा अभी जो चल रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी मैं अपीयरिंग हूँ, कोई फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के, कोई बीटेक के फाइनल ईयर में है, कोई आईटीआई के फाइनल ईयर में है, 1 साल पूरा किया हुआ है, तो क्या वो भर सकता है कि नहीं? तो सीधा-सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं। अगर आपका अभी कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं हुआ है तो आप नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है ना? ये यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, और इसने कई बार लिखा हुआ है इस चीज को, पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिए, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट इलिजिबल टू अप्लाई, वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट। जो वेटिंग फॉर कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट का, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ गया हो केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा ओनली 1 आरआरबी, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, यानी आप एक आरआरबी के लिए अगर भर रहे हो तो केवल एक ही बार भर सकते हो। आपको एक ही बार में चूज करना होगा, एक ही आरआरबी। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग आरआरबी से कई फॉर्म डाल दो, नहीं। आपको एक ही आरआरबी चुनना है और वहीं से आप फॉर्म डाल सकते हो। जैसे आप आरआरबी भोपाल चुन लिए, तो आप केवल आरआरबी भोपाल से ही अपना कैंडिडेचर वहां पर सबमिट कर सकते हो, अपना आप वहीं की कैंडिडेट बन सकते हो, और वहीं पर आपको बाद में जब जॉब लगेगी तो वहीं पर लगेगी।
ठीक है ना, आरआरबी भोपाल के थ्रू ही लगेगी। अगर आप आरआरबी इलाहाबाद से डालते हो तो आप आरआरबी इलाहाबाद से ही डाल सकते हो, मतलब कि दो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो और दो आरआरबी नहीं चुन सकते हो किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में। ये दूसरा डाउट आपका क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय कैंडिडेट। अभी एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। Crucial date for claim SC, ST, OBC, EWS, EB status or any benefits wise fee concession, reservation, age relaxation where not specified otherwise will be closing date of submission online application। अगर आपका कोई भी ऐसा है जैसे EWS सर्टिफिकेट या SC, SC या OBC जो भी आप क्लेम करके जिसका आप छूट लेना चाह रहे हो, जैसे कि अगर आप EWS सर्टिफिकेट लगाओगे तो 10% आरक्षण मिलेगा, SC OBC ये सब के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाओगे तो भी आपका वो रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आरक्षण मिलेगा, कट ऑफ जो बनेगी वो डाउन बनेगी। लेकिन ये तभी बन पाएगी जब का आपका जो बनेगा जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन सबमिशन डेट के क्लोज होने के पहले पहले बन करके रेडी हो गया रहे। यानी 19 फरवरी लास्ट डेट है, 19 फरवरी से पहले पहले अपना जितना भी सर्टिफिकेट है वो सब बनवा डालो। एक महीने का टाइम है, मुश्किल से 5 से 7 दिन लगते हैं, आप जाकर के फटाफट से दौड़ भाग करके बनवा लो, जिससे आप अप्लाई करो तो आपको आरक्षण मिले, तो आपका आरक्षण जो हो वो मानदेय हो, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना, कि आप आरक्षण तो ले लियो हो यहाँ पर, लेकिन आपका जो डेट है वो मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद मेडिकल फिटनेस क्या है? कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ पोस्ट ऑफ एएलपी। एएलपी के लिए सभी मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, अभी मैं बता दूंगा आपको। और जो जो लोग हैं अभी से ही भाई रुक जाओ, और जिनको जिनको मतलब ऐसा लगता है, जब मैं अभी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा कि किनको किनको नहीं भरना चाहिए, वो मत भरो। फालतू में उम्मीद पाल करके 2 साल तक, ये 2 साल चलने वाला है, 2 साल तक फालतू में उम्मीद पाल करके रखोगे, बाद में डीवी में बाद में या मेडिकल में जाकर के छट जाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि मेडिकल इसके लिए क्या चाहिए, पूरा डिटेल में आगे दिया गया है। कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी। देखो फिर से इन्होंने लिखा हुआ है कि एक रेलवे जोन से एक ही भरना है और एक ही बार चूज करना है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्रिएट एन अकाउंट। ये एक बड़ी चीज, एक नई चीज आ गई है सामने, ये नई चीज निकल करके सामने आई हुई है कि क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोला गया है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर ना सबको एक एक अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट मतलब कि उसमें डिटेल्स कुछ भरनी होगी और आपका ये अकाउंट चलेगा और उसी में बाकी चल कर के सारा करेक्शन वगैरह होगा। जो लोग अभी रिसेंट के, जैसे कि जो लोग कोई एजुकेशनल में गए होंगे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि अभी मैं क्या बताऊं इंजीनियरिंग वगैरह में, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि एक ही बार आपका अकाउंट बन जाता है, उसी में फिर काउंसलिंग आप कराते हो, उसी में फिर बाकी का जो भी डीवी होता है, एडमिशन होता है, सारा डिटेल्स आपका उसी अकाउंट में रहता है। तो वैसे ही कुछ इस बार भी इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि एएलपी का जो प्रोसेस है, हम लोग के टाइम पर भी क्या हुआ था 2018 में कि बार बार इतना नोटिस, मैं तो आपको ये भी कहने वाला हूं अभी कि एक फोल्डर बना करके रख लो और उसमें हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर करके रख लो, क्योंकि ये लोग इतना नोटिस जारी करते हैं, इतना नोटिफिकेशन कदम कदम पर जारी करते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे और आपको रेगुलर अपडेट करना होगा। रेगुलर आपको ये वेबसाइट चेक करते रहनी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आपको सतर्क रहना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्रिएट एन अकाउंट का एक सिस्टम दिया है, हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें यह भी है ध्यान से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट में सिंपल आपकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है किसी भी दशा में। जो इन्होंने डेट रखी हुई है 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का मॉडिफिकेशन का, करेक्शन का, उसमें भी आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें आप अपना फॉर्म जो अप्लाई करोगे उसमें करेक्शन कर सकते हो छोटा मोटा, लेकिन क्रिएट एन अकाउंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसी को जान करके आप ये अच्छे से भरना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत अच्छे से केयरफुली चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे फिर देखो, ये एक्सेप्ट फील्ड क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी। तो आरआरबी जो चूज किए हो और क्रिएट एन अकाउंट चूज किए हो उसको नहीं चेंज कर सकते हो। बाकी 250 रुपये देकर बाकी मॉडिफिकेशन और चीजों का कर सकते हो, जो मॉडिफिकेशन की जब डेट आएगी तब। लेकिन कोशिश करना कि एक ही बार में बढ़िया से चेक करके भर लो, क्यों फालतू में बार बार। देखो आफ्टर 29 फरवरी आरआरबी सेल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। 29 फरवरी के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। मार्क विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल स्टेज सीबीटी 1। अभी आगे मैं बताऊंगा कि
प्रोसेस क्या होगा, कितने चरण होंगे, किस प्रकार से होंगे। CBT 1, CBT 2, उसके बाद फिर CBAT जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसे आम जन भाषा में साइको कहते हैं, वो होगा। फिर DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर ME मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, ठीक है ना। तो आगे उसका भी प्रोसेस आएगा, अभी एक एक करके, मतलब कि आपका हर एक क्वेरी यहाँ पर मिलेगा वीडियो में, तो आप धैर्य बना करके रखिए। मैं चैप्टर्स भी बना दूंगा, तो जिनको जिस चैप्टर पर जाना होगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो चीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। 1/3 नेगेटिव मार्क एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, नेगेटिव 1/3 होता है रेलवे का, आप जानते हो। इसके अलावा बाकी जो बैंड आइटम वगैरह है, ये सब तो आप बेसिक चीजें हैं, जानते ही हो। जनरल इंस्ट्रक्शन, ये भी आपको नहीं बताना है कुछ खास, ठीक है। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर एक आरआरबी से ज्यादा आप भरते हो तो आप रिजेक्टेड माने जाओगे। देखो इसी नोटिफिकेशन में कई बार इन्होंने लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया है कि आप एक बार में एक ही भर सकते हो, मतलब 2 आरआरबी से नहीं करना है। Candidate who have been dismissed from service by the central government of India या state government of India या any other government organization are not eligible and should not apply। दो जो डिसमिस किए गए हैं ना, जिनको क्या किया जाता है, कभी कभी कुछ केस उनके ऊपर आ जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे किसी पर कोई आरोप लगा या कुछ भी एक्शन लिया गया, उनको हटा दिया गया है, तो भी यहाँ पर वो उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। नेम, फादर नेम, ये सब है, चेंज नेम ओनली, नेम चेंज करने का ये सब चीजें रेयर मामला आता है, तो वो मैं कभी बता दूंगा अलग से। चलो, सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग एंड हैंड राइटिंग नॉट ब्लैक कैपिटल लेटर। जो सिग्नेचर आपको करना है वो रनिंग में लिखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग के टाइम पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे ना, सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में लिख देते थे। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है भाई, उसको आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर और फोटो ये आप बिल्कुल सेम हूबहू करके रख लो। कई जगहों पर आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वहां पर करके रख लो, जिससे आपको याद रहे कि हाँ यही वाला सिग्नेचर करना है। और फोटो कम से कम एक ही टाइप वाला 15 फोटो निकाल करके रख लो। ये आपका डीवी तक लगने वाला है और सेम एक ही फोटो लगेगी, उसी फोटो का आप 15-20 कॉपी करा के रख लो, आपका हमेशा काम लगने वाला है। दूसरी फोटो आप नहीं लगाना, ठीक है ना। चलो, तो ये और सिग्नेचर जो है वो सेम आप वही रखना। इसके अलावा राइट टू अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट की है कि कोई अधिकार नहीं है भाई, जब दिया जाएगा तब। ट्रेवल फैकल्टी, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैकल्टी, SC ST कैंडिडेट्स के लिए क्या किया गया है, उनको फ्री पास मिलेगा। जब भी रेलवे का जो भी एग्जाम होगा तो आप जा करके एग्जाम फ्री में दे सकते हो, आपसे टिकट नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि आपका पास है तो आप कहीं भी घूमो, केवल एग्जाम के दिन आप नहीं जा, मतलब एग्जाम के दिन आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए वाइल बुकिंग ट्रेन रिजर्वेशन एंड ट्रेवलिंग द ओरिजिनल SC and ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मस्ट बी सोन अथराइज्ड रेलवे स्टाफ कंसर्न। तो ये होना चाहिए। RRB reserve the right to change, modify and delete terms condition of recruitment under CEN एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। ये कभी भी स्टेज पर ये अपना जो है ये टर्म मॉडिफाई कर सकता है या अपग्रेड कर सकता है या उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। इस नोटिफिकेशन में कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, ये आरआरबी ने कहा है। ये लोग हर नोटिफिकेशन में, कोई भी संस्था वो कहती है, जिससे अपने ऊपर लोड ना लेना पड़े कि अगर कोई आगे चल करके रूल चेंज करना हो तो लोग क्लेम कर दें कि आपने नोटिफिकेशन में ये निकाला था, आप ये कर रहे हो। तो इसके लिए ये लाइन तो सभी लोग लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी लाइन का ही फायदा उठा करके हम लोग वैकेंसी बढ़वाने के लिए या फिर बाकी चीज़ों को, रिजर्वेशन वगैरह जो कहें कि 2 साल का एक्स्ट्रा जो मौका मिल रहा है, उसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं इसी लाइन का फायदा उठा करके कि मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जारी कर दिए हो तो वही फाइनल है ना। चलो, लास्ट मिनट रश से अवॉइड होने के लिए फॉर्म वगैरह आप फिल कर सकते हो। आरआरबी सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखो ये जरूरी बात है, जनरल फिटनेस विजन स्टैंडर्ड। वैसे तो मोटा मोटा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, और इससे ज्यादा आपको अभी जानना भी नहीं है। भी मोटा मोटा बस ये जान लो कि जिनको अप्लाई करना है, जिनको नहीं अप्लाई करना। बाकी डिटेल जो होगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल जो होगा वो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके जब मेडिकल आएगा तब बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ना इसको लेकर के टेंशन लोगों में बहुत हो जाती है, पता नहीं क्यों इसको लेकर परेशान रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान होना है CBT 1 और CBT 2 के लिए, ठीक है। पहले आप ये दो सबसे मेन स्टेज है, इनको क्वालिफाई करो। फिर उसके बाद साइको कैसे निकालना है, मेडिकल कैसे निकलेगा या डीवी में कैसे क्या होगा, वो जब वो समय आएगा तो उस पर आपको बता दिया जाएगा। उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत हो। यहाँ पर केवल वो जान लो जिनको भरना है, कि जो भरने के लायक है, जो भरने के लायक नहीं है वो उनके लिए। तो देखो 6x6 विजन मांगा है,
6x6 ये कुछ नहीं है, एक प्रकार समझ लो 6 मीटर दूर, अगर आप 6 मीटर दूर पर अगर 6 मिलीमीटर का अगर आप वो वर्ड जो है पढ़ पा रहे हो तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल जितने लोग हो, समझ लो 80 to 90% लोग, ये सबका हो रहा है ना। तो आप भी अगर नॉर्मल हो, आपको चश्मा नहीं लगता है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप फालतू का वहम अपने मन में ना पालो कि हमें वो नहीं दिख रहा है, हमें वो नहीं दिख रहा है, निकल जाएगा, इसके लिए परेशान मत होना। और लास्ट मंथ कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती हैं, उसको भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, तो आपका निकल जाएगा। तो पहला चीज मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा परेशान आपको होना है CBT 1 और CBT 2 के लिए, ठीक है ना। इन सब के लिए फालतू में परेशान मत हो। जिनको चश्मा लगता है, और चश्मा भी वैसे अगर जो मतलब कुछ लोग शौक के लिए लगाते हैं, कुछ लोग को हल्का फुल्का सर दर्द कर रहा होता है वो भी लगा लेते हैं, तो उनको भी वो भी भर देना चाहिए। उनको भी परेशान नहीं होना है कि हमें तो चश्मा लगाने का आदत है, हम या 4 साल से चश्मा लगा रहे हैं तो हमारा नहीं होगा, नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो चश्मा हल्का फुल्का लगाते थे उनका भी हुआ है। हाँ, 2 डायोप्टर से प्लस नहीं होना चाहिए, जो मतलब कि जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है उनको नहीं फिल करना चाहिए। अगर कलर विजन प्रॉब्लम है आपको, अगर आप कलर नहीं पहचान पाते हो, तो भी आपको नहीं भरना चाहिए। आपको फालतू में अपना 2 साल का समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस होने में पूरा 2 साल लगेगा। पता लगेगा कि आप पूरा परेशान थे, इसी पे डिपेंड हो गए थे, अंत में जाकर कलर विजन की वजह से आपको हटा दिया गया। तो कलर विजन हुआ, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, अगर इन सब से कोई दिक्कत है, अगर आप कलर वगैरह पहचानने में दिक्कत आ रहा है आपको, तो आपको नहीं भरना चाहिए फॉर्म को, ठीक है ना। और चश्मा भी अगर आपका बहुत ही मतलब कि चश्मा निकालने के बाद कुछ दिखता नहीं है, या समझ लो कि पहचानने में प्रॉब्लम आती है, तब भी आपको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ECG को लेकर के कोई दिक्कत है, तो भी आपको नहीं भरना चाहिए, है ना। और ECG वगैरह भी मैं आपको बताऊं कि 90 to 95% लोग का नॉर्मल रहता है। तो ऐसा मत सोचना आप कि हम जाएं ECG चेक कराएं तब भरे फॉर्म, नहीं। सिर्फ और सिर्फ पहले आपको फोकस करना है CBT 1 पर और CBT 2 पर, कि कैसे इसको हमें निकालना है, ठीक है। ये सब बात की बात है, इन पर परेशान ना हो। अगर आप नॉर्मली हो, नॉर्मल आम नागरिकों की तरह हो, तो आप इसको भर सकते हो, आपको कोई अगर रेयर प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है जी। हाँ, जिसकी आंखों में लेंस लगा रहा है वो भी नहीं भरेंगे, क्योंकि लेंस लगोगे फॉगिंग टेस्ट में, जब वहां पर वो आई ड्रॉप डालेंगे ना, तो अंधे हो जाओगे बिल्कुल, फिर निकल करके लेंस आ जाएगा बाहर, है ना। तो इसमें आधे घंटे तक कुछ दिखता ही नहीं, एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता है, बिल्कुल। तो कुछ भी कोई अगर लेंस लगाया है या ऑपरेशन कराया है, कुछ भी होता है, तो फिर वो समझ में आ जाता है उसका, वहीं पर वो ड्रॉप डालेंगे, वहीं समझ में आ जाता है। तो इसलिए अगर जिनके लेंस लगा है वो भी अप्लाई ना करें। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, नेपाली, ये सब भूटानी, इसके लिए भी कुछ चीज़ें की गई हैं, ये तब रियल प्रॉब्लम है। 18 से 30 ईयर होना चाहिए 1 जुलाई 2024 को, ये भी आप ध्यान रखना, 1 जुलाई 2024 को होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के भी बारे में बात कही गई है, अपर एज लिमिट, यहाँ पर SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का मिल रहा है एज रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन जो हैं, जैसे जो ग्रुप डी में है या फिर कोई और यहाँ पर विभाग में है, तो उनको भी मिल रहा है, और उनको भी यहाँ पर सब डिटेल्स दी गई है, नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा, वहां से रीड कर लोगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख लो अच्छे से, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट जो है, ये इसको मिला लेना अच्छे से। देखो, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन डेट्स गिवन बिलो, आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे इसको लेकर के ना लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, आप मिला लेना आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/7/2006 इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इससे पहले के हो तो मतलब आप 18 साल के हो गए हो। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर देखो, दो, यहाँ EWS के लिए अगर देखो, 2/7/1994 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 के पहले का है, तो मतलब आप 30 साल से ऊपर निकल चुके हो, ठीक है। अगर UR EWS के हो, अगर OBC के हो तो 91 के पहले नहीं होना चाहिए, SC ST हो तो 89 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे पहले के हो तो मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है ना, ये बात क्लियर होना चाहिए। इसी को लेकर के बहुत लोग भी कमेंट कर रहे हैं। चलो, और हालांकि अभी ये एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें अगर बढ़ेगा कुछ तो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म फीस, तो फॉर्म फीस देखो भैया, रेलवे यही चाहता है कि सभी लोग फालतू में ना भर दें, इसके लिए ये यहाँ पर 500 रुपए का लेता है एडमिशन फॉर्म। उसके बाद फिर जब एग्जाम कराना होता है, तो एग्जाम जो लोग एग्जाम में बैठे रहते हैं CBT 1 में,
खास करके, तो जितने लोग बैठे रहते हैं उनका 400 रुपया लौटा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए 250 लिया जाता है और इनका भी लौटाया जाता है। दिस फी ऑफ रेट 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूटी डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज नॉट अप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज, मतलब इनका पूरा का पूरा 250 लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है जिससे बहुत सारे लोग जो है फालतू में फॉर्म न भर दें, जो सीरियस हो वही फॉर्म भरें, उनका फिर अगर वो से बैठते हैं CBT 1 में तो उनका 400 रुपया लौटा दिया जाएगा। ये पिछली बार भी हुआ था और अक्सर होता है। चलो, अब इसके बाद लेकिन CBT 1 में बैठने वालों को ही लौटेगा, ये भी ध्यान रखना। एफिडेविट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन माइनॉरिटीज। अच्छा, एक चीज और, किसी किसी में ना अभी आगे आएगा यहाँ पर, किसी किसी के सर्टिफिकेट नाम में प्रॉब्लम आती है। जैसे हाई स्कूल में कुछ और नाम लिखा है, स्पेलिंग कुछ और है, इंटर में स्पेलिंग कुछ और हो जाती है और मैच नहीं कर रहा होता है, डिप्लोमा में या फिर बीटेक में इसमें एलिजिबिलिटी में कुछ चीज़ें दिक्कत हो जाती है नाम में। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक एफिडेविट बनता है। जब डेवी कराने जाओगे तो एक एफिडेविट बनवा करके तब आपको ले जाना है। एफिडेविट बोलते हो शपथ पत्र, तो वो बनवा करके लेकर जाना है, तो वहां पर आपका ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, ये मैंने बता दिया आपको, 400 रुपया लौटेगा। वर्टिकल रिजर्वेशन और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब भी आपको पता ही होगा। देखो, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन EWS SC ST OBC कैंडिडेट शुड फर्निश्ड वैलिड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल डीवी में ओरिजिनल आपको ही लेकर जाना है, सारा कुछ ओरिजिनल लेकर जाना है, कोई भी डुप्लीकेट फोटोकॉपी नहीं चलेगी, और फोटोकॉपी पर भी आपका सिग्नेचर रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आपको परेशान होना है केवल CBT 1 और CBT 2 के लिए। ये सब तो बात की बात है यार दोस्त, पहले आप वहां तक पहुंचो तो, है ना। इसको लेकर के आप लोग फालतू में कमेंट करते रहते हो फिलहाल। चलो, बता ही दे रहे हैं आपका। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये देखो रिजर्वेशन ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो लोग अभी वर्तमान में है, ये है आपका एग्जाम का ये मोड। ये देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ओनली 1 RRB के लिए ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, एक कैंडिडेट एक ही भर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपका पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, CBAT जिसे कहते हैं, जिसे साइको टेस्ट हम लोग कहते हैं, और फिर DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि ME, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये सब चीजें प्रोसेस बिल्कुल इसी क्रम में होगी, मतलब DV पहले होता है, मेडिकल बाद में, सबसे लास्ट में मेडिकल होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट स्टेज CBT में क्या होने हैं। फर्स्ट स्टेज CBT जो होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसका मार्क्स कहीं नहीं जुड़ना है, इसमें क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, देखो 60 मिनट का ये पेपर रहेगा, ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पर क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 निगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, बार बार इस चीज को नहीं बताया जाएगा। आप लोग कमेंट कर करके एक ही सवाल बार बार पूछते हो, तब बुरा लगता है। बहुत ही क्लियरली मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, इसीलिए एक ही वीडियो में। तो 75 मार्क्स का एक एक नंबर का होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें ना क्या होता है कि इसमें क्वालिफाइंग तो है लेकिन मिनिमम भी एक है, मिनिमम भी आपको पाना है। ऐसा नहीं है कि सभी को क्वालिफाई मान लिया जाएगा, हालांकि कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बनेगी ऐसे कि जैसे कि आप समझ लो कि शुरू को इनको उठाना है वैकेंसी का 15 गुना CBT 1 से। तो CBT 1 में जैसे अभी के लिए मैं बताऊं, अभी तो वैकेंसी समझ लो बढ़नी लगभग तय है, जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से। तो 5,696 वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना कर लो। तो इसका 15 गुना कर लो आप, समझ लो 5,696 है, तो 5700 का अगर आप 15 गुना करोगे, तो अब 15 गुना जितना भी आएगा उतना कैंडिडेट उनको लेना है। तो ऊपर से ये उतना कैंडिडेट उठाएंगे, मतलब जितने लोग एग्जाम दिए उतने एग्जाम में से ऊपर से जितना भी आएगा, 15, 25, 75, आप समझ लो लगभग 15 छक्का 90, है ना, 90,000 के आसपास के लोगों को। तो मिनिमम अगर आप UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हो या EWS हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, तो आपको मिनिमम 40% जो है ये पाना ही है। 75%, 75 का आप 40% निकाल दो, कितना होता है, 25 तिया 25 चौके 4, 10, 10 या 30 नंबर आपको यहाँ पर पाना है। ठीक है, तो 30 नंबर इसका पाना है। OBC जो है ये 30% इसका लेना है उनको कम से कम। ठीक है, और SC को 30%, ST को 25% है। ये मिनिमम आपका होना चाहिए। इसके ऊपर आप चाहे जितना पाते हो, तो उसके ऊपर जो 90,000 लोग हैं, उन 90,000 लोगों में से ऊपर से 90,000 लिए जाएंगे। तो अगर आपका इसके नीचे आता है तो आप वैसे ही बाहर हो।
इसके अगर ऊपर आता है तो फिर देखा जाएगा कि आप कट ऑफ के अंदर आते हो कि नहीं आते हो। मतलब कट ऑफ जगह अगर मान लो कट ऑफ जैसे बन जाती है, जैसे बन जाती है मान लो 45-46 पर, जैसे मान लो कट ऑफ बन जाती है 45 नंबर पर, है ना, जैसे मान लो कट ऑफ बन जाती है 45 नंबर पर, 75 नंबर का आपका पेपर है, 45 पर मान लो कट ऑफ बनती है, तो कट ऑफ कैसी बनी, यानी कि इसके ऊपर 45 नंबर के ऊपर 90,000 लोग हैं, है ना, तो 90,000 लोग हैं तभी तो 45 पर कट ऑफ बनी, है ना। अब इसको मैं एक जनरल भाषा में आपका एग्जांपल में बता रहा हूँ, इसको आप रियल मत समझिए, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कटाप बनेगी, है ना, हो सकता है यूआर की ये कटाप बने, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद सिलेबस पर नजर डालें। तो सिलेबस देखो सीबीटी 1 में जो होगा, इसमें सिलेबस यहाँ पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप पढ़ के भी देख लेना। मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, इसके अलावा जीएस है, साइंस है, ठीक है ना, साइंस है और जीए है। साइंस इसमें पूछा जाता है, अच्छे लेवल का पूछा जाता है, रेलवे साइंस के लिए जाना जाता है, उसमें एएलपी है, तो आपको जान लो साइंस तो बढ़िया से पढ़ना ही है। तो साइंस में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, कहते तो हैं ये हाई स्कूल लेवल का, लेकिन पूछते हैं इंटर लेवल का, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड, स्पोर्ट, करंट अफेयर, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटी और भी अदर सब्जेक्ट है, मतलब भूगोल, इतिहास। तो समझ लो कि पूरा का पूरा जीके आप समझ लेना, इसके अलावा साइंस पूरा समझ लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये पूछा जाएगा आपसे, मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए अगर डिटेल में जब कभी बनाना होगा वीडियो तो वो बना दिया जाएगा, अभी के लिए आप नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन तौर पर देखो। सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगा, यानी कि पहले स्टेज में जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगा ये आपका 2.5 घंटों का होने वाला है, ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी, यहाँ पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो। तो ये 2 घंटे 30 मिनट का टोटल होगा, पार्ट ए पार्ट बी करके होगा। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट बी में आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और 75 क्वेश्चन करने होंगे। तो पार्ट ए पार्ट बी जो है ये 2 पार्ट में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होगा, एक ही बार बैठोगे, एक ही साथ ही चलता जाएगा, पार्ट ए खत्म हुआ पार्ट बी शुरू होगा, ठीक है। तो ये भी एक साथ ही देना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसमें भी क्वालिफाइंग मिनिमम आपको बताया गया है 40% यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25% मिनिमम पाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि केवल ओनली द मार्क्स सेकंड स्टेज पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेजेस। मतलब कि केवल पार्ट ए में जितना आप मार्क पाए रहे होगे उसी की कट ऑफ बनेगी, और पार्ट बी जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये भी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, तो ये क्लियर कर लो कि पार्ट ए जो रहेगा वही का नाम नंबर जो है, मार्क्स जो है उसी पर कट ऑफ बनेगी और उसी को आगे काउंट किया जाएगा आपका। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट ए में जितना पाओगे आगे चल करके साइको जो होता है तो उसका साइको का 30% लिया जाता है। तो साइको का 30% और इसका बाकी का, तो इनका जोड़ करके एक फाइनल कट ऑफ बनती है, तो वो आपको डीवी के लिए तब आपको बुलाया जाता है, अगर आप उसमें कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो। लेकिन वहीं पार्ट बी जो रहता है उसमें भी देखो यहाँ पर 35% मिनिमम पाना ही है पार्ट बी में, यानी पार्ट बी जो होगा उनमें सभी को हर एक के लिए मिनिमम 35% आपको पार्ट बी में लेना ही होगा, जिसके बाद आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और पार्ट ए जो होगा इसी का स्कोर काउंट होगा, इस पर कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है पार्ट ए का अगर सिलेबस देखना चाहो, पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा सेकंड स्टेज सीबीटी के, वैसे तो अभी बताने की जरूरत नहीं है, सेकंड स्टेज पहले पहुंचो तब मैं बताऊं तो ज्यादा सही पड़ता। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो परेशान रहते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ सब कुछ। सेकंड स्टेज में भी फर्स्ट स्टेज वाला मैथ पूरा, फर्स्ट स्टेज वाला रीजनिंग पूरा, फर्स्ट स्टेज वाला साइंस पूरा। इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये जुड़ता है, जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग करके पढ़ते हैं आप लोग, तो वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये जुड़ता है। इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, जब हम हैं तो क्या गम है। एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ को पढ़ करके जाना, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से करके चले आओगे। लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा लोग परेशान इसी पर रहते हैं कि नहीं बस हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ये नया मिल गया, इसको कैसे पढ़ें, या फिर पढ़ने शुरू करेंगे इधर उधर किताब ले आएंगे, 2-2 3-3 घंटा उस पर लगा लेंगे रोज का। नहीं, ये सब एक पीडीएफ वाला काम है, आपको ध्यान यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और साइंस पर लगाना है। जहां जहां आपको ज्यादा फोकस करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, वही चीज को आप फोकस करो, वहीं आपका नंबर बढ़ेगा। ये सब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा पूरा समय गंवाओगे। इसमें मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको वही पीडीएफ पढ़ लेना है, बस काम खत्म, है ना।
सिलेबस फॉर पार्ट बी जो है, पार्ट बी के लिए ये आपका ट्रेड बेसिस पर होगा। ट्रेड आपका चुनने के लिए भी आगे दिया गया है, वो भी आपका जो भी ट्रेड से आप हो उसके लिए है, ठीक है, वो भी आप देख लेना यहाँ पर। सिलेबस फॉर वेरियड ट्रेड है या ट्रेड वाइज है, तो इसको भी क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें ये पूरा पूरा है, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये सब जी आपको चुनना होगा सब्जेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपको ये वाला चुनना है, रेडियो एंड टीवी वाला। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो तो मैकेनिकल के ये सभी ट्रेड आपको इनमें से चुनने हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल के हो तो यहाँ से भी आपको चुनने हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, ये सीबीएटी है, तो सीबीएटी यानी साइको टेस्ट, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक पहुंचो पहले, ठीक है ना, तब वीडियो बनाऊंगा, अभी बनाने का कोई मतलब नहीं इसको बताने का। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर डीवी वगैरह के भी सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको अब देखना है ये आरआरबी कौन कौन से हैं, तो ये सभी आरआरबी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई हैं। अब ये आता है एलिजिबिलिटी, जिसको लिए सबसे ज्यादा कमेंट आए हुए हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो सिविल ट्रेड वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या बीटेक हो। दूसरी बात, अगर आपका हाई स्कूल प्लस अगर आपका आईटीआई है बाकी ट्रेड्स के, बाकी ट्रेड्स में, और अगर आपका पॉलिटेक्निक है या फिर आपका बीटेक है, और तीनों में ही मैंने आपको बताया कंप्लीट होना चाहिए, आप अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हो। तो या तो आईटीआई, या तो पॉलिटेक्निक, या तो बीटेक, ये सभी में से कोई सा एक है तो आप भर सकते हो। कोई बीएससी एमएससी वाले नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। आपका ये टेक्निकल ट्रेड होना चाहिए। और दूसरी बात, बी वाले जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, वो भी भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर, मैकेनिक, क्वाइल वाइंडर, आर्मेचर, ये इंजन, टर्नर, ये सभी लोग भर सकते हैं, आईटीआई के ये ट्रेड्स हैं। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन्ड अबव, मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सभी भर सकते हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले भी, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले भी, ये दोनों भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, अगर इनका मतलब चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, इनके रिलेटेड मतलब इनके अंतर्गत भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो उनके भी इन डिसिप्लिन के अंतर्गत आते होगा ना, तब भी आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है ना। तो जैसे उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक है, तो कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होता है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन होता है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जोन वाइज वैकेंसीज कौन कौन सी हैं और कौन सा जोन आपको चुनना चाहिए। तो देखो, एक्चुअली में ये चीज़ें मैं आपको पूरा क्लियरली नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रेफर कर दूंगा, कल को ये वीडियो चल गई अच्छे से, सभी लोग उस पर टूट पड़ेंगे, तो फिर वो चीज़ भरने का मतलब आपका नहीं रह जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, जो आपको सुटेबल लगे, आपके हिसाब से जो फिट बैठता हो, उसको अप्लाई करके आप वहां के जोन के लिए भर देना। तो ये तो आप अभी तक जान गए हो कि एक आरआरबी के लिए ही भर पाओगे आप, एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी के लिए भर सकता है, तो कोई एक इसमें से आरआरबी चुनना है। विवाद के लिए क्या हो रहा है देखो, जैसे बिहार में की राजधानी पटना जो है, रेलवे के लिए एकदम मतलब विख्यात है। पटना हुआ, प्रयागराज हुआ, यहाँ सबसे रेलवे के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब सब जगह से रहते हैं रेलवे के, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा रहते हैं पटना वगैरह से। लेकिन अब देखो पटना में वैकेंसी की क्या हाल किए हैं, और इसी वजह से भी ये हो रहा है। देखो बच्चे परेशान ना हो, गुस्सा ना हो, तो क्या हो बताओ, आप खुद सोचो। यहाँ पर अगर आप देखोगे मालदा, गुवाहाटी, मुंबई, ठीक है, प्रयागराज, पटना, पटना देखोगे, यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाले हैं भाई साहब 38। सोचो किस लिहाज से केवल टोटल 38 निकाले, उसमें भी अगर आप देखोगे तो यूआर, ओबीसी, एससी वगैरह के लिए और कम कम हो जा रही है। ये कोई स्टेट स्पेशल एग्जाम नहीं है, पूरे पूरे देश का एग्जाम है। उसमें एक आरआरबी के लिए केवल एक, और वो कोई भी स्टूडेंट है वो एक ही आरआरबी फिल कर सकता है। तो सोचो, जो लोग हैं पटना के, जो लोग चाहते हैं कि अपने रीजन में पाएं, वो लोग कैसे क्या करेंगे बताओ। लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और इसी वजह से भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो अभी के लिए ये जो जो अभी 5,696 वैकेंसी जारी हुई है, उसमें उसके अनुसार ये यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी डिटेल। जब वैकेंसी बढ़ेगी तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है संख्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो लेकिन मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख करके आपको फिल कर देना है। क्या करना है, कैसे करना है, देखो आपको इसमें से देखना है कि वैकेंसी ज्यादा किस में है, पहली चीज।
वो प्रेफर करना ही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए, वैकेंसी ज़्यादा होने से क्या उस क्षेत्र में कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है तो आप ही नहीं हो, सब लोग वहाँ से भरेंगे। तो केवल और केवल वैकेंसी ज़्यादा होना नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपका लेवल क्या है। लेवल मतलब कि आपका मॉक टेस्ट जब देते हो तो आप किस किस रेंज में आते हो, टॉपर्स में आते हो, मिडल में आते हो या नीचे आते हो, तो इस हिसाब से भी आपको देखना है। उसी हिसाब से आपको प्रेफर करना है। जैसे यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो बहुत सारे जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो चीज़ें हैं, वहाँ के जोन्स को भी सिलेक्ट कर दे सकते हैं। हम लोग के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट किए थे, आज जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो जिद नहीं पकड़नी है कि नहीं भैया हम यहाँ उत्तर भारत के हैं, इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद ही लेकर रहेंगे, गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर ही लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप इस लेवल के हो, कि मतलब कि आप उतना, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ कितना भी जाए उतना आप क्वालिफाई करने की क्षमता है, सीबीटी 2 में खासकर, सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग नेचर है, तब आप वो जोन भरो। उत्तर भारत में क्या है ना, जैसे कि प्रयागराज हुआ, पटना हुआ, गोरखपुर हुआ, इन सब जगहों पर कंपटीशन ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद जहाँ-जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊँ मैं, कहाँ गया ये देखो, बिलासपुर, बिलासपुर में आप देखोगे 1192 और 124, यहाँ पर ये सीटें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे 473 सीट है बेंगलुरु से। बेंगलुरु तो पिछली बार बहुत सारे लोग डाले थे और बहुत सारे लोग फाइनल तक गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद भी अगर अगर आप देखोगे 559 सीटें यहाँ पर आपको सिलीगुड़ी में मिल जाएगी। लेकिन फिर से अगेन कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ कंपटीशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको अपना लेवल भी देखना है, और आपके हिसाब से अगर जो कम सीटें भी हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये लो कंपटीशन जोन हो सकता है, यहाँ से हम भर करके यहाँ से निकाल ले जाएंगे, तो आपको वहाँ भी फिल कर देना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, जो लो सीटें हैं, जो कम सीटें हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि यह है रेलवे का एग्जाम और इसमें एक से एक बढ़ करके धुरंधर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर भरना है, और अगेन एक आरआरबी के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आपको एक ही आरआरबी चुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब ये तो रही मेरी पूरी एनालिसिस इस नोटिफिकेशन को लेकर के, जो अभी जारी हुई है, जो 19 जनवरी 2024 को जारी हुई है। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आई होप मैं आपको सब कुछ समझा पाया हूँ। अगर कुछ भी क्वेरी रह जाती है, आपकी बाकी रह गई है, तो आप हमें कमेंट करेंगे। मैं अगर हो सकेगा तो कमेंट में रिप्लाई, नहीं तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। लेकिन फिर से मैं जाते जाते यही कहूंगा आपसे कि मेडिकल के लिए मत परेशान होना, साइको के लिए मत परेशान होना, डीवी के लिए मत परेशान होना। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान होना है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को निकालने के लिए। इसको पहले निकाल करके दिखाओ, उसके बाद आप आगे की टेंशन आप छोड़ दो, हम लोगों के ऊपर आगे का प्रोसेस पूरा बता दिया जाएगा, तो वो आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो लोको पायलट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी और चीज़ों को, कंटेंट को प्राप्त करने के लिए एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारा कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।